हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज हिंदी में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसी हिंदी क्लास पहले कभी नहीं पढ़ी होगी गारंटी के साथ। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। अनुस्वार, अनुस्वार का अर्थ होता है कि जब इसको बोलते शिरोरेखा, शिरोरेखा के ऊपर क्या लगी हो, बिंदी लगी हो, ठीक है ना। दूसरा होता है विसर्ग, जब डबल बिंदी लगी हो, ठीक है। तीसरा होता है अनुनासिक, अनुनासिक जब उसमें चांद बिंदी लगी हो। निरुनासिक, आगत स्वर और लिखा हो, उस पर बिंदी ना लगी हो। और जब बिंदु कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, या जब बिंदु आपका यहाँ पर हो, या जब बिंदु आपका कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ठीक है। इन सब चीज़ों पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, और ये विश्वास रखिए यहाँ से आपको बहुत सारी हिंदी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, एक नए तरीके से, एक नया तरीका, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अयोग्य बाह्य। अयोग्य बाह्य होते क्या, अयोग्य मतलब जो किसी की योग्य ना हो। तो अयोग्य बाह्य हिंदी में वैसे तो मूल रूप से स्वर 11 है, ठीक है। मूल रूप से स्वर हिंदी में क्या है, 11 है। अब अयोग्य बाह्य और आ गए। अयोग्य बाह्य क्या होता है, ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर होते हैं, ना ये पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं, ना ये पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ये व्यंजन होते। लेकिन जब स्वरों को आवश्यकता होती है तो ये अयोग्य बाह्य स्वरों के साथ जुड़ जाते हैं, जब व्यंजनों को आवश्यकता होती है तो ये अयोग्य बाह्य व्यंजनों के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। अयोग्य बाह्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनुस्वार, जिसमें शिरोरेखा, इसको बोलते हैं शिरोरेखा, शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगी हो। एक होता है अनुस्वार या अंग, ठीक है। दूसरा होता है विसर्ग, दूसरा होता है विसर्ग और आहा। तो हमारे हिंदी में दो अयोग्य बाह्य ध्वनियां हैं, एक अंग और एक आहा। अनुस्वार को बोलते हैं अंग और आहा को बोलते हैं विसर्ग। एक चीज और देखिए, तो इन अनुस्वार और विसर्ग को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अयोग्य बाह्य ध्वनियां कितनी है, दो, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार बोले तो अंग, विसर्ग बोले तो आ। अब इस अनुस्वार यानी अंग को और विसर्ग को हम बहुत डिटेल में हर छोटी छोटी चीजों पर चर्चा करेंगे। देखिए जरा, अनुस्वार इसका चिन्ह होता है इस शिरोरेखा के ऊपर। तो बहुत से लोगों, जैसे हमने, देखिए जरा समझना, जैसे हमने लिख दिया कमल, ठीक है, और ये ऊपर लाइन खींच दी। ऊपर जो लाइन खींचते हैं इसी को ही हम क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। इसी को हम क्या बोलते हैं, शिरोरेखा बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। ये हिंदी की लिपि है देवनागरी। जब किसी शब्द में, किसी शब्द के ऊपर ऐसी रेखा हम खींचते हैं तो वो हमारी पहचान देवनागरी लिपि की पता चलती है, ठीक है ना। यानी जब हम किसी शब्द के ऊपर ऐसी लाइन खींच देते हैं तो वो हमारी लिपि का पता चलता है। जो लिपि क्या है, देवनागरी लिपि, ठीक है। हमें कैसे पता चले कि हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी लिपि में शब्द के ऊपर क्या लगाते हैं हम, शिरोरेखा खींच देते हैं, इसको शिरोरेखा बोलते हैं। समझ में आए तो देखिए जरा आगे। तो अनुस्वार का चिन्ह, अब चिन्ह देखिए, चिन्ह बहुत से लोग इस तरह का लिखते हैं, लेकिन ये चिन्ह गलत है। चिन्ह सही तरह से जो लिखा जाता है वो देखिए, ये हा लिख दिया और हा के अंदर जो ऐसा ना लगता है, इसको सही चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको, समझिए। तो हमने लिखा अनुस्वार, तो अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो इस शिरोरेखा के ऊपर होता है या अंग होता है। अयोग्य अनुस्वार के बारे में समझिए। अनु का अर्थ होता है बाद में, अनुस्वार, अनु का अर्थ होता है बाद में, स्वर मतलब स्वर, यानी स्वर के बाद, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के बाद होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। इनका अनुस्वार हो या विसर्ग हो, इनका उच्चारण स्वरों के बाद होता है, इसलिए अनुस्वार और विसर्ग क्या है, हमारी व्यंजन वर्ण है। अनुस्वार, अनुस्वार हो, चाहे आपका अनुस्वार हो और चाहे आपका विसर्ग हो, ये अनुस्वार और विसर्ग दोनों वर्णों का उच्चारण स्वरों के बाद होता है।
इसलिए अगर हम 100% कहें कि इनको क्या माने, क्योंकि अभी हमने कहा कि ना तो ये स्वर होते हैं ना ये व्यंजन होते हैं, स्वरों की आवश्यकता होती है स्वरों के साथ जुड़ जाते हैं, व्यंजनों को आवश्यकता होती है तो व्यंजनों के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप बोलो को एग्जैक्ट बताओ इनको क्या मान के चलें, तो जब इनका उच्चारण स्वरों के बाद ही होता है तो ये स्वर नहीं होंगे, फिर क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। तो अगर हमसे कोई कहे कि स्वर और व्यंजन में क्या माने, तो आप इन्हें व्यंजन मान के चलना, ठीक है ना। लेकिन जब ये स्वरों के साथ जुड़ जाते, जब स्वरों को आवश्यकता होती है तो स्वरों के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन दोनों स्वर और व्यंजन में अगर हमें कहें तो हम इनको व्यंजन मानेंगे और आपको भी व्यंजन मानना चाहिए, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के बाद होता है। तो देखिए इसका बोले तो अनुस्वार का उच्चारण स्वर के बाद होता है, इसलिए ये व्यंजन ध्वनियां हैं। अनुस्वार हो चाहे विसर्ग, ये व्यंजन ध्वनियां हैं। इनके उच्चारण में अंग अंग अंग, अनुस्वार के उच्चारण में नाक से और मुंह, नाक से अधिक और मुंह से कम हवा निकलती है। अनुस्वार अंग के उच्चारण में नाक से अधिक और मुंह से कम हवा निकलती है। और देखिए जिसमें अनुस्वार या अंग का प्रयोग हो वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं, या अंग का प्रयोग या अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। या हम यूँ कहें कि जिस शब्द में अंग का प्रयोग हो अर्थात अनुस्वार का प्रयोग हो वो शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो अंगरक्षक, पंछी, पंख, निमंत्रण, श्रृंगार आदि। तो देखिए इन अंगरक्षक के ऊपर अंग में अनुस्वार है, पंछी में इसके ऊपर अनुस्वार है, पंख में ये अनुस्वार है, निमंत्रण में ये अनुस्वार है और श्रृंगार में ये अनुस्वार। तो ये सारे के सारे हमारे तत्सम शब्द हैं। देखिए हम बहुत अच्छे से आराम से और हर टॉपिक पे क्लियर करके चलेंगे आपको, ठीक है ना। तो जरा देखिए आ के साथ ना का उच्चारण भी होता है। जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, जब हम अंग का उच्चारण करते हैं तो अंग के बाद या अंग के साथ हमेशा हमेशा ना का उच्चारण भी देखने को मिलता है। जैसे हम बोलें संसार, संसार या संसार, संसार या संसार। तो अगर आपको एग्जाम में देखो हिंदी है, हम हिंदी को इसी तरह से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं आए 2 मिनट में समझा कि कुछ भी चले गए। आपने हिंदी बहुत पढ़ी होगी, लेकिन आप विश्वास रखें कि आप यहाँ इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर रहे हो या करते हो या वीडियो देखते हो तो आप विश्वास रखें हिंदी आपको बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी और हिंदी से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं कभी भी, कितना बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है। तो देखिए अंग के साथ ना का उच्चारण भी होता है, जैसे संसार या संसार, ठीक है। तो अभी हमने देखा है किसके बारे में, अंग के बारे में। अभी हमने बोला अंग के बारे में, जब बिंदी शिरो रेखा के ऊपर हो, अंग के बारे में यानी अनुस्वार के बारे में हमने इसको जाना है। और देखिए अनुस्वार के बारे में, यानी जो अनुस्वार यानी अंग होता है ये हमारे घोष और सघोष होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, घोष और सघोष होते हैं, और ये हमारे अल्पप्राण होते हैं। घोष और सघोष होते हैं और क्या होते हैं, हमारे अल्पप्राण होते हैं। दूसरा आता है हमारा विसर्ग, दूसरा आता है हमारा विसर्ग। तो विसर्ग का चिन्ह फिर से देखिए हम क्या बता रहे हैं, चिन्ह हमेशा जब भी आप लिखो तो इस तरह से, हिंदी में तो आप बहुत गलत लिखते ही रहो, क्योंकि जब जो आपको हिंदी बोलता है या पढ़ता है या सिखाता है या बताता है वो भी आपको चिन्ह ऐसे ही लिख के बताता है, ठीक है। ये चिन्ह बल्कि ये गलत है, ये चिन्ह आपका हमेशा ऐसा लिखा होना चाहिए। वो तो हिंदी में जैसा लिखा आ रहा है तो आप वैसे भी लिखते आ रहे हो जैसा लिखा है आपका, ठीक है ना। तो सही आप उच्चारण करें और सही उसको लिखें। तो विसर्ग चिन्ह इसका जो होता है डबल बिंदी लगी हो, ठीक है ना, यानी इसको बोलते हैं आहा, अंग आहा। तो चाहे अनुस्वार हो और चाहे विसर्ग हो, इन दोनों का उच्चारण स्वरों के बाद होता है, इसलिए ये हमारे अंग और आहा दोनों व्यंजन ध्वनियां हैं। और सुनिए, जिन शब्दों के साथ विसर्ग जुड़ जाए या जिन शब्दों के साथ अनुस्वार जुड़ जाए, जिन शब्दों के साथ अंग और आहा जुड़ा हो, वो दोनों के दोनों शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। ध्यान रखना इस चीज को, क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। या हम कहते हैं कि जिन शब्दों के साथ
विसर्ग जुड़ा हो वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हम बोले दुख, परस्वः, परस्वः का अर्थ होता है परसों, ठीक है। तो ये दुख हो चाहे परस्वः, ये हमारे तत्सम शब्द हैं। और देखिए जरा विसर्ग, विसर्ग यानी आहा, अघोष होता है और अंग हमारा घोष, यानी घोष बोलो या सघोष, अंग हमारा घोष और सघोष होता है, लेकिन आहा हमारा अघोष होता है। ये हमारा अल्पप्राण होता है, आहा ये क्या होता है, महाप्राण होता है। अंग हमारा घोष और सघोष होता है और अंग हमारा अल्पप्राण होता है। आहा हमारा अघोष होता है और महाप्राण होता है, ठीक है ना। एक किताबों में हो या एक जगह कोई पढ़ा, इतने डिटेल से इतनी सारी चीज़ें एक साथ क्लियर कराना संभव नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ को, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उस टॉपिक को पढ़ना और समझना पड़ेगा। तो देखिए जरा यहाँ पर, तो हमारे अंग क्या है, घोष और सघोष होते हैं, और क्या होते हैं, अल्पप्राण। लेकिन आ हमारे अघोष होता है और क्या होता है, महाप्राण होता है, जिन शब्दों के साथ, और ये हमारी व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। अब आता है हलंत। देखिए ये हलंत के बारे में बस होता है हलंत लगा दो, हलंत लगा दो, लेकिन हलंत क्यों लगाते, कब लगाते, कैसे लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, वो देखिए जरा हमारा, सुनिए जरा। जब व्यंजन वर्णों को, जैसे व्यंजन वर्ण क्या हो गए, जैसे का, खा, गा, और भी पूरे वर्ण ले लो, ये हमारे क्या है, व्यंजन वर्ण है। कोई सा भी आप व्यंजन लिखिए, छोटा का, बड़ा का, छोटी की, बड़ी की, XYZ, कोई सा भी आप व्यंजन लिखिए, उस व्यंजन में हमेशा और हमेशा आपका आ स्वर होगा। कौन सा स्वर होगा, आ स्वर होगा। प्रत्येक व्यंजन वर्णों में हमारा, चाहे व्यंजन वर्णों का हम उच्चारण करें और चाहे उनको लिखें, कोई सा भी व्यंजन वर्ण हो, चाहे हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करें या लिखें, हमेशा और हमेशा उसके साथ आ स्वर होता है। इसलिए आ स्वर को हम उदासीन स्वर कहते हैं। देखिए हम बोल रहे जैसे का, तो का के बाद आ आता है, खा के बाद आ आता है, माँ के बाद आ रहा, तो ठीक है। जैसे का बड़ा का भी बोले तो उसके बाद आ, बड़ा आ स्वर आ रहा है। की बोले की, तो की भी बोले की के साथ ई की मात्रा आ रही, यानी हम कोई सा भी व्यंजन वर्णों का उच्चारण करें तो उन व्यंजन वर्णों के साथ हमेशा और हमेशा स्वर जरूर की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर आप कहो कि ऐसा हम व्यंजन वर्ण बोलें, देखो कोई सा भी व्यंजन वर्ण आप चाहे लिखो और चाहे आप बोलो, तो हमेशा उन व्यंजन वर्णों के साथ आ स्वर होता है। लेकिन हमें बिना स्वर के सहायता से, देखो एक तो कहा जाता है, कहा क्या होता है कि हम व्यंजनों को बिना स्वरों की सहायता से नहीं लिख सकते, ना ही लिख सकते, ना ही बोल सकते। यदि हमें लिखना है, यदि व्यंजन वर्णों को बिना स्वर की सहायता से लिखना है, तो व्यंजन के नीचे, व्यंजन वर्ण के नीचे हमें व्यंजन वर्ण के नीचे क्या लगा देना है, हलंत लगा देना। क्या लगा देना है, हमें हलंत लगा देना। जैसे कि यहाँ समझना, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि जब व्यंजन वर्णों को स्वर के बिना लिखा जाए तो हम व्यंजन वर्णों के नीचे क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं। हम पढ़ रहे हैं हलंत के बारे में। हलंत हमेशा शब्द के नीचे लगता है, इसका ये निशान होता है, हलंत शब्द के नीचे लगता है, ठीक है। और हलंत कब लगाते हैं, जब हमें व्यंजनों को बिना स्वरों की सहायता से लिखना हो, तो हम व्यंजन वर्ण के नीचे हम क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं। लेकिन हलंत केवल व्यंजन वर्णों के साथ लगता है, हलंत का प्रयोग स्वरों के साथ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने का, तो इस का में आ स्वर है, का में क्या है, आ स्वर है, लेकिन हमें बिना स्वर की सहायता से लिखना है, तो हम का वर्ण के नीचे क्या लगा देंगे, हम हलंत लगा दें। का वर्ण के नीचे क्या लगा दिया हमने, हलंत। तो अब जी हमारा शुद्ध व्यंजन हो गया, क्या हो गया, शुद्ध व्यंजन हो गया। यानी शुद्ध व्यंजन वो होते हैं जिनमें स्वर नहीं होता है। जब हम व्यंजनों को स्वर के बिना लिखने लगें तो वो हमारे शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये खा है, इस खा के साथ आ स्वर है, लेकिन जब हमने इसमें हलंत लगा दिया तो हमारा ये क्या बन गया, हमारा शुद्ध व्यंजन। गा में अभी क्या है, कोई सा भी ले लो, जरूर थोड़ी ना का खा गा, माँ ले लो, पा ले लो, फा ले लो, बा ले लो,
कोई सा भी आप वर्ण ले लीजिए, ठीक है, प्रत्येक वर्ण में, व्यंजन वर्ण में स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है? आ स्वर होता है। आ स्वर को हम उदासीन बोलते हैं, ठीक है, तो ये शुद्ध व्यंजन हो गया, ठीक है। और हलंत स्वरों के साथ नहीं लगता, हलंत व्यंजनों के साथ लगता है। देखिए हम क्या करें, चर्चा हम किस पे करेंगे कि जब बिंदु ऊपर लगा हो और जब बिंदु डबल हो, तो हम बता चुके हैं अनुनासिक क्या होते हैं, निरुनासिक क्या होते हैं, आगत स्वर क्या होते हैं, जब बिंदु यहाँ पर लगा हो, जब बिंदु नीचे लगा हो, जब बिंदु यहाँ लगा हो। इस पर बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, आज आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये चाहे अंग हो, चाहे अंग हो चाहे आहा हो, दोनों ही हमारे व्यंजन वर्ण है या व्यंजन ध्वनियां हैं, ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन देखिए जब हमारा अनुनासिक, जब ये हो जाए, जब किसी वर्ण के नीचे ऊपर, इस सिरोरक्ष के ऊपर ये चांद बना हो, क्या बना हो? चांद बना हो, और इसमें क्या लगी हो? बिंदी लगी हो। ध्यान रखना, ये अंग है, इस सिरोरक्ष के ऊपर केवल बिंदी लगी है, ठीक है, लेकिन ये अंग नहीं है। ध्यान रखना, इस सिरोरक्ष के ऊपर बिंदी लगी, इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। ये हमारा अंग, हमारा व्यंजन वर्ण है, लेकिन ये आ है, ये, ठीक है ना, ये हमारा स्वर वर्ण है। कौन सा वर्ण है ये? इसको बोलते हैं अनुनासिक। जिस प्रकार अंग को बोलते हैं हम अनुस्वार, आहा को बोलते हैं विसर्ग, उसी प्रकार जब किसी स्वर वर्ण में ये चंद्र बिंदु लग जाता है तो इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। चाहे कोई सा भी वर्ण लिखो, उन वर्ण में यदि ये हमारा अंग, ये चंद्र बिंदु लगा है, तो वो हमारा स्वर होता है। क्या होता है? स्वर होता है। ध्यान रखना, इसको हम डिटेल से समझेंगे जरा, ठीक है। तो इसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, और ये हमारे क्या है? अनुनासिक के अंतर्गत आता है। अनुनासिक होता क्या है? अनुनासिक होता क्या है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारी स्वर ध्वनियां हैं जिसमें चंद्र बिंदु लगा हो, जिसमें चांद बिंदु लगा हो, इस तरह से, तो वो हमारी स्वर ध्वनियां हैं, इसको हम अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। इनके उच्चारण में मुंह और नाक से इनका उच्चारण मुंह और नाक से होता है। इनका उच्चारण, ये दोनों स्वर ध्वनियां हैं, और उच्चारण मुंह और नाक से होता है। उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से कम हवा निकलती है। इनके उच्चारण देखो, स्वर ध्वनियां हैं, ये क्या है? स्वर ध्वनियां हैं। उच्चारण में मुंह और नाक से होता है, इसका उच्चारण मुंह और नाक से होता है। उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से कम हवा निकलती है। अब हमारी बातों को सुन लीजिए कि जैसे कि हम यहाँ पर लिखें, जे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। अब इसको थोड़ा डिटेल से थोड़ा समझिए, थोड़ा आराम से देखिए। क्या है कि इसमें हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, आराम से लग जाएगा सिरोरक्ष के ऊपर, इसमें आराम से चंद्र बिंदु लग जाएगा, इसमें भी आराम से चंद्र बिंदु लग जाएगा। लेकिन ई, बड़ी ई में चंद्र बिंदु देखो, अब चंद्र बिंदु यहाँ बिंदु हो गया। चंद्र बिंदु क्यों होगा? बिंदु हो गया। तो यहाँ जो हमने लिखे, इसमें भी चंद्र बिंदु है, इसमें भी चंद्र बिंदु है, इसमें भी चंद्र बिंदु है। प्रत्येक स्वर में चंद्र बिंदु लगता है। लेकिन देखिए जरा, और प्रत्येक स्वर में क्या लगता है? चंद्र बिंदु। और स्वर किसके साथ होते हैं? व्यंजनों के साथ होते हैं। तो जरा देखिए जरा, तो बड़ी ई में और आए, ओ और आओ, इनमें चंद्र बिंदु नहीं लगा, इनमें केवल क्या लगा है? बिंदु लगा है। केवल क्या लगा है? बिंदु। तो चंद्र बिंदु हमने क्यों नहीं लगाया, वो देखिए जरा समय। इसमें हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, इसमें लगा, इसमें, तो इसमें मात्रा आ जाने की वजह से हमारा चंद्र बिंदु काय में बदल गया? बिंदु में बदल गया। कोई बड़ी कहानी नहीं है इसमें। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम ईद लिखते हैं तो ईद में यहाँ पर बिंदु लगता है, वैसे एक्चुअली बिंदु नहीं, एक चंद्र बिंदु है, इसलिए उसमें चांद ना बन पाया, तो इस मात्रा की वजह से तो हमने बिंदु लगा दिया। जैसे मैं लिखते हैं, हम देखा आपने, मैं लिखते तो ऐसे लगाते थे, हम ऐसे लगाएंगे, जैसे समझना ईद लिखे हम, और ऐसे हम कहाँ पर लगा देंगे, समझना को, तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो चंद्र बिंदु हमारा काय में बदल गया? बिंदु में बदला। किसकी वजह से? मात्रा की वजह से। समझ में आया बात को? तो चाहे बड़ी ई हो, चाहे आए हो, चाहे ओ हो और आओ,
जिनमें ये चाहे व्यंजनों के साथ मात्राएं लगें तो उनके साथ इस कहीं कहीं शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे कि ईद में, चांद, ऊंट, आंख, शुभकामनाएं, ठीक है ना। और देखिए जिन शब्दों के साथ अगर अनुनासिक, जिन शब्दों के साथ अनुनासिक, जिन शब्दों के साथ क्या लग जाए, अनुनासिक, तो वो हमारे, जिन शब्दों के साथ अनुनासिक या चंद्र बिंदु लग जाए तो वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं। और लेकिन जिनके साथ अंग और आह लग जाए तो वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। और जिसके साथ चंद्र बिंदु लग जाए, चांद बिंदु लग जाए तो वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। और अनुनासिक, अनुनासिक का अर्थ होता है मुंह और नाक से, यानी मुंह से अधिक और नाक से कम, ठीक है। इनके उच्चारण मुंह से और नाक से हवा निकलती है, मुंह से अधिक निकले और नाक से कम निकले तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अनुनासिक। इस और देखिए प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, इसको बोलते हैं इंगा। क्या बोलते हैं इसको, इंगा। इसको बोलते हैं इया। ध्यान रखना इसका उच्चारण करते समय, इसको बोलते हैं हम इंगा और इसको बोलते हैं इया, तो इसको बोलते हैं यण। इंगा, इया, यण, ना और मा, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण हमारा अनुनासिक होता है। क्या होता है, हमारा अनुनासिक होता है। इनकी संख्या हमारे कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5। इनको अनुनासिक या नासिक भी होता है, बोला जाता है। क्यों बोला जाता है नासिक, क्योंकि इनका उच्चारण के दौरान मुंह और नाक से दोनों से हवा निकलती है। लेकिन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक से, और मुंह से अधिक और नाक से कम, या मुंह और नाक दोनों से निकले तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। लेकिन यदि किसी वर्ण के उच्चारण में केवल मुंह से हवा निकले, ठीक है, तो वो हमारे निरुनासिक कहलाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं, निरुनासिक कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण छोड़ करके बाकी जो शेष वर्ण बचते हैं वो हमारे निरुनासिक कहलाते हैं। उनके उच्चारण में केवल मुंह से ही हवा निकलती है, नाक से नहीं निकलती है। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल मुंह से हवा निकले, नाक से ना निकले, तो वो हमारे निरुनासिक कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण छोड़कर सभी वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं, निरुनासिक कहलाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या अगर देखी जाए तो 20 मानते, क्योंकि स्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। 25 में यदि 5 हमारे क्या हो गए, हमारे अनुनासिक हो गए, तो बाकी शेष जो हमारे 20 होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, निर्नुनासिक कहलाएंगे। जैसे कि हम बोले इधर उधर, मगर मगर, अगर मगर आदि, ठीक ना। अब आता है देखिए आगत स्वर। तो हमने देखिए चर्चा हमने किस किस पे कहा था, देखिए चर्चा यहाँ पर समझना कि हम जैसे कि हम कहें, हम चर्चा करेंगे अंग पर, हम चर्चा करेंगे अंग यानी अंग और आहा यानी अनुस्वर और विसर्ग पर, हम चर्चा करेंगे इस पर जब जे बिंदु लगा हो, चंद्र बिंदु लगा हो, हम चर्चा करेंगे इस पर, औ बोलते हैं जी, ठीक है। और देखिए बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे बहुत क्लियर तरीके से। अगर जिस देखिए जी लिखा औ, इसको बोलते औ। ये जो औ होता है वो बड़ा आ और ओ के बीच में जो उच्चारण होता है उसको बोलते औ। तो हिंदी में ये औ नहीं था, अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए इस आगत स्वर को लाया गया। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए इस औ को लाया गया है। कहाँ से लाया गया है, तो इस औ को, ये फारसी शब्द है, औ क्या है हमारा, फारसी शब्द है। इस औ हमारा ये फारसी शब्द है। जब हमें अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए इस औ की हमारी आवश्यकता हुई। औ हमारा ये स्वर है, क्या है, ये स्वर है। इसको हम आगत स्वर कहते हैं। आगत मतलब आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ, विदेशी भाषा से, फारसी भाषा का शब्द है। और अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए, अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए इसका औ का प्रयोग, औ स्वर का प्रयोग किया जाता है।
तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लगा, हिंदी वर्णमाला में अ को आगत स्वर माना गया। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से आगत स्वर क्या है, तो आप लगाओगे अ, ठीक है, जो किस भाषा का शब्द है, जो फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। और अंग्रेजी के शब्दों को लिखने के लिए अ स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ऑफिसर, ऑफिस, बॉल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल, बॉल, हॉल, तो जो वहाँ पर लिखते हैं, जब हॉस्पिटल जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो जो ऊपर लगाते, इसमें बिंदी नहीं लगाते, ध्यान रखना इसमें। तो ये है हमारा किसका शब्द है, फारसी शब्द है, ठीक है ना। तो इस प्रकार अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हम चर्चा करने जा रहे हैं बिंदु पर। किस पर चर्चा कर रहे हैं हम, बिंदु पर। तो बिंदु पर देखिए क्या है कि जब बिंदु कहाँ पर हो, शिरोरेखा के ऊपर हो। तो अभी हम बता चुके जब बिंदु शिरोरेखा के ऊपर हो तो इसको हम अनुस्वार बोलते हैं, जो हम बहुत डिटेल से बता चुके हैं, जैसे कि अंक, पंख, पंछी आदि। जब हमारा बिंदु यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं, नुक्ता। यानी हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो फारसी भाषा से, फारसी, अरबी और फारसी भाषा से लिए गए। हिंदी में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग अरबी और फारसी भाषा शब्दों का प्रयोग किया गया। और जो अरबी और फारसी भाषा के जो शब्द होते हैं, ठीक है, जो शब्द होते हैं, तो उन शब्दों, जो कौन कौन से शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे कि अरबी और फारसी भाषा से हिंदी में, फिर से सुनिए हमने क्या कहा, अरबी और फारसी भाषा, अरबी और फारसी भाषा से हिंदी में 5 व्यंजन वर्ण लिए हैं। कितने व्यंजन वर्ण लिए हैं, 5 व्यंजन वर्ण लिए, जिनके नीचे देखिए क्या लगा होता है। जैसे हमने लिखा का, ये लिख दिया हमने का, लेकिन ये लग गया नुक्ता, यहाँ पर लगता है नुक्ता, ठीक है। तो हिंदी में फारसी भाषा, अरबी और फारसी भाषा से, फिर से सुनिए मैंने कहा, हिंदी में अरबी और फारसी भाषा से 5 व्यंजन वर्ण लिए हैं, जिनके नीचे क्या लगा होता है, नुक्ता लगा होता है। तो ये हमारे आगत व्यंजन कहलाते, क्या कहलाते हैं, आगत व्यंजन कहलाते हैं। और एक ऐसी, इस तरह से इसमें बिंदु लगता है, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं, नुक्ता। इस बिंदु को हम बोलते हैं नुक्ता। और ये हमारे आगत व्यंजन है जो अरबी और फारसी से आए हुए हिंदी के शब्दों में लिखने के लिए। तो देखिए, तो जो यहाँ पर बिंदु लगता है उसको हम नुक्ता बोलते हैं। और ऐसे नुक्ता वाले कितने व्यंजन वर्ण, वो है 5। कौन कौन से, ख, का, ख, ग, जा और फा। देखिए ये नुक्ता लगा हुआ, ये नुक्ता लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा। यदि किसी शब्द के साथ का, ख, ग, जा, फा कोई शब्द लिखा है और उस शब्द को का, ख, ग, जा के साथ यहाँ नीचे इधर पर कोई बिंदु लगा है, तो समझ जाना वो नुक्ता है। और ऐसे जो शब्द होंगे वो हमारे अरबी और फारसी भाषा के शब्द होंगे, वो हमारे हिंदी के नहीं होंगे, ठीक है ना। तो देखिए जैसे हम लिखे कानून, ताक, खुश, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा बात को, यहाँ पर अगला आता है जब बिंदु हमारा क्या लगा हो, यहाँ पर नीचे लगा हो। जब बिंदु हमारे यहाँ नीचे लगा हो, तो देखिए जब हमारा बिंदु यहाँ नीचे लगा हो, ठीक है, तो देखिए हम कहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि जब ऊपर बिंदु लगा हो, जब बिंदु यहाँ पर लगा हो तो जो हमने इसको बोलते हैं अनुस्वार, जब बिंदु यहाँ पर लगा हो तो इसको बोलते हैं नुक्ता। और हम बता चुके जब बिंदु यहाँ पर लग जाए दो तो इसको बोलते हैं विसर्ग, जो हम यहाँ बता चुके हैं। और जब बिंदु यहाँ पर, देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं कि जब बिंदु हमारे यहाँ पर लगा हो, तो जब बिंदु हमारे यहाँ पर लगता है तो वो 2 वर्णों में लगता है, एक तो डा में और एक ढा में, ठीक है, डा में और एक ढा में। और ये डा और ढा, इसको हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए डा और ढा को, इसको हम द्विगुण बोलते हैं। तो द्विगुण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 भाषाओं का गुण पाया जाता है। सुनिए हमने क्या कहा, जब डा और ढा के नीचे जब हम ये बिंदु लगा देते हैं तो ये द्विगुण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जब डा और ढा के नीचे बिंदु लगा देते हैं तो ये द्विगुण कहलाते। द्विगुण इसलिए कहलाते क्योंकि इसमें 2 भाषाओं के गुण पाए जाते हैं जो अरबी और फारसी भाषा से होते हैं। अरबी और फारसी भाषाओं के
दो गुण होने के कारण इसको द्विगुण व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। द्विगुण के साथ साथ इसको हम संकर भी बोलते हैं, ताड़न जात भी बोलते हैं। फिर से सुनिए इनके क्या क्या नाम है। द्विगुण, इन दोनों के डा और ढा के दो कौन कौन से नाम है? द्विगुण, ताड़न जात, संकर, उच्छिप्त कहलाते हैं। ठीक ना, क्योंकि ये दो भाषाओं, अरबी और फारसी भाषाओं से बने हैं। ये दो भाषाओं से बने होने के कारण डा और ढा जिनके नीचे बिंदु लगे होते हैं, दो अरबी और फारसी भाषाओं से बने होने के कारण इसको हम संकर बोलते हैं। संकर का मतलब वो दो या दो से अधिक शब्दों को मिला दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? संकर बोलते हैं। और संकर इसलिए कहा जाएगा, दो गुण इसलिए क्योंकि इसमें दो भाषाओं का गुण कहा जाता है, ताड़न जात और उच्छिप्त या उच्छ्रिप भी कहते हैं। ठीक है। और देखिए ये जो द्विगुण व्यंजन है जिनके नीचे दो जो बिंदु लगे, तो ये दो वर्ण हैं जो डा और ढा, जिनके नीचे बिंदु लगे हैं, ये शब्द के बीच में लिखे जाते हैं। शब्द के कहाँ लिखे जाते हैं? जब कभी भी आप देखना डा और ढा का प्रयोग हुआ और उसके नीचे अगर बिंदु लगा है तो वो हमेशा शब्द के बीच में लिखा होगा। ऐसा नहीं कि शब्द के पहले। जैसे कि हम यहाँ बता दें, जैसे कि हम लिख लें सड़क, ठीक है, सड़क, और देखिए यहाँ पर लगा डलिया। ठीक है, तो डलिया ऐसे लिखा जाता है, इसके नीचे बिंदु नहीं आएगा। लेकिन अगर डा हम इधर लगा दें बीच में, अगर सड़क लिख रहे तो अगर बीच में लिखा है तो उसके बीच में हमारा बिंदु आएगा। यदि शब्द के कोई पहले लगा है डा तो बिंदु नहीं आएगा। तो जो बिंदु वाले डा और ढा है वो शब्द के बीच में आते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो अब देखिए जरा हमने क्या कहा कि जब बिंदु यहां पर लगा हो, इसके बारे में बता चुके। अब देखिए जब बिंदु यहां पर लगा हो, ठीक है, तो वो बिंदु किस में लगता है? वो लगता है जब हम लिखते हैं का खा गा घा इंगा। जब हम लिखते हैं का खा गा घा इंगा, तो ये जब बिंदु यहां पर लगा हो बीच में इस साइड, ठीक है, तो वो केवल इंगा वर्ण में लगता है। किस में लगता है? इंगा व्यंजन वर्ण में लगता है। ठीक है, ये किस में लगता है? व्यंजन वर्ण में लगता है। अब देखिए, और ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि ये यहाँ पर जब बिंदु लगे तो ये विसर्ग होते हैं, अतः दुख, अतः और दुख आदि लिखते हैं। तो आपने देखा होगा हमने इसको बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसका एक अच्छा सा बढ़िया सा नोट्स बना सकते हैं, और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।